नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं। आप तीसरे चैप्टर का नाम देख रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी, है ना। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है ना, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले अध्याय में स्थल मंडल के बारे में पढ़ा है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, है ना। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आप यहाँ पे क्रियाकलाप में देख सकते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है ना। तो जो पृथ्वी की गति है, इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पे भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको अंतर्जनिक बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल या यूं कहे तो एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है ना। तो आपने भी अनुभव किया होगा कि भूकंप के कारण और ज्वालामुखी के कारण कितनी हानियां होती हैं। अब दोस्तों, इस चार्ट में कुछ समझाया गया है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। स्थल रूपों का विकास, है ना। तो किस तरीके से स्थल रूपों का विकास होता है आपको इस चार्ट में समझाया गया है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की गतियां, और देखिए इसको समझाया गया है कि अंतर्जनित बल और बाह्यजनिक बल, है ना। इसको हमने ऊपर पढ़ा भी। अंतर्जनित बल में हम देखें तो हमें दो प्रकार का बल देखने को मिलता है, आकस्मिक बल तथा पटल विरूपण बल, है ना। आकस्मिक बल में हम तीन चीज देखते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और वहीं पे हम पटल विरूपण बल को देखें तो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। वहीं हम बाह्यजनित बल के कारण देखें तो अपर्दन और निक्षेपण देखने को मिलता है। इसमें आपको नदी और बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से इनका विकास होता है। यहाँ पे देखिए शब्दावली में स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में बताया गया है कि भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं, है ना। तो इन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और यहाँ पे हमने स्थल रूपों का विकास भी देखा। आइए और देखते हैं इसमें। अब आइए हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ज्वालामुखी को चित्र द्वारा समझाया गया है ना। तो इस तरीके से हम ज्वालामुखी को समझ सकते हैं। यहाँ पे शब्द उत्पत्ति में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि एंडो मतलब क्या होता है, अंतः, और एक्सो मतलब बाह्य। और यहीं पे देखें तो उसमें अगर जेनिक वर्ड जोड़ दें यानी कि उसका मतलब होता है उत्पत्ति, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो इस तरीके से दो तरीके के शब्द हमको पढ़ने को मिलते हैं। ज्वालामुखी के बाद और इसमें बता रहा है कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, है ना। तो भूकंप को किस तरीके से समझा रहा है कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, है ना। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा कि किसे उद्गम केंद्र कहते हैं और किसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। देखिए इस चित्र में समझाने की कोशिश कर रहा है एक भूकंप की उत्पत्ति, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमें पोर्शन दिख रहा है उसके बारे में बता रहा है कि ये उद्गम केंद्र है। उद्गम केंद्र उसे कहते हैं वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्गम केंद्र। और यहाँ पे देखें हम तो इसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे हमें पोर्शन देखने को मिल रहा है, जो सेंटर पे है जस्ट इसके ऊपर, उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए आपको सीमा प्लेट देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से आप भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये निकलते हुए हमको दिखाया गया है ना। तो इस तरीके से भूकंप आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आप जानते हैं, हमें बता रहा है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे एवं एल तरंगे। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ठीक है ना। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा कि 3 प्रकार की तरंगे हमें देखने को मिलती हैं भूकंप से, पी, एस और एल, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, है ना। तो इस तरीके से कुछ समान तरीके हो गए ये, इससे स्थानीय लोग भूकंप आने की संभावना का पता लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। इसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं, में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसमें बता रहा है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 हो अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो 2.0 हो, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 हो, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 हो अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत अधिक शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिला कि भूकंप को हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, है ना। अब आइए हम लोग मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अपक्षय हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को अपक्षय की क्रिया कहते हैं। और वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। आगे कह रहा है कि वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण के कारक क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि अपर्दन एवं निक्षेपण। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो इन सबको आप याद रखिएगा कि कौन कहाँ पे है। अब हम आगे पढ़ते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यहाँ पे देखिए, चित्र के द्वारा भी समझाया गया है एक जलप्रपात। आगे कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं, है ना। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों से निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उपस्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, तो इन सबको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे चाप झील देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आप विसर्प भी देख सकते हैं और ये इस तरीके से आप तटबंध देख सकते हैं। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको कि वितारिका कहते हैं, है ना। तो वितारिका को भी समझ गए हम लोग। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं वितारिका क्या होता है।
यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं सब चीज को। नदी के कार्य के बाद हम समुद्री तरंग के कार्य को पढ़ लेते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। यहाँ पे तटीय मेहराब भी देख रहे हैं आप। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो आप तीनों चीज यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब तथा यहाँ पे आप स्टैक भी देख सकते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भुर्गु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम हिमनद के कार्य को भी पढ़ लेते हैं। हिमनद क्या होते हैं? हिमनद अथवा हिमानी वर्ग की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गुलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हिमनद के भी कार्य पढ़ लिए। अब आइए हम और देखते हैं। अब लास्ट हम लोग पवन के कार्य को देख लेते हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।